So hello, welcome back to our channel. Myself Riya Dwivedi and welcome back. हम ऑलरेडी इस वीडियो का पार्ट 1 यानी कि 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे के 10 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हम पिट्स इंडिया एक्ट तक कर चुके थे। आगे अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट एक्ट विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। वहां से हम करेंगे। सो पहला क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन एंड इस सीरीज का 11th क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो आपको ध्यान रखना है कि इसमें पूछा क्या गया है, मेन पर्पस पूछा गया है। अब कई बार क्या होता है, जब हमें इस तरीके की चीजें पूछी जाती है ना, मेन पर्पस, तो हम दिमाग में जब हम चार ऑप्शंस पढ़ते हैं हम सोचते हैं इस एक्ट में ये भी हुआ था, इस एक्ट में वो भी हुआ था, या किसी भी चीज में चारों हमें सही लगते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि मेन पूछा गया है, उसके साथ में और साइमल्टेनियसली क्या चीजें हुई वो आपको ध्यान नहीं रखना। सो फर्स्ट तो इनकरेक्ट सीधा सीधा हो जाता है कि इंडिया को फुल इंडिपेंडेंस देना नॉट एट ऑल इज द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। फिर सी में आपसे पूछ रहा है फेडरल सिस्टम एस्टेब्लिश करना, ये भी मेन पर्पस नहीं था। ब्रिटिश प्रेजेंस को अबॉलिश करना, ये तो बिल्कुल मेन पर्पस में नहीं था। तो बी इज द करेक्ट आंसर कि जो गवर्नेंस थी इंडिया की वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर होके कहाँ आ गई, ब्रिटिश क्राउन के पास। हमने देखा था कि इस एक्ट ने पिट्स इंडिया एक्ट को रिप्लेस किया था। और ये एक्ट कब आया, आपके 1857 में जो क्रांति हुई उसके बाद ये एक्ट लाया गया था। जब हम एम लक्ष्मीकांत की स्टार्टिंग की थी उसमें भी हमने देखा था कि ये एक्ट जो है कब लाया जाता है, 1857 की क्रांति के बाद लाया जाता है। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी पावर या गवर्नेंस जो है वो एंड कर दी जाती है और पावर किसके पास आ जाती है, क्राउन के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास। और क्राउन रूल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप। सो क्वेश्चन नंबर 12 और इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है कि जब आपका ये एक्ट आया, इसका इनेक्टमेंट हुआ, उस दौरान ब्रिटिश मोनार्क कौन थे। क्वीन विक्टोरिया थी, किंग जॉर्ज थे, किंग विलियम, किंग एडवर्ड, कौन थे। तो आपका करेक्ट आंसर ए है, विक्टोरिया वॉज द ब्रिटिश मोनार्क ड्यूरिंग द इनेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको क्वींस प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता है। इस एक्ट को क्या कहा जाता है, क्वींस प्रोक्लेमेशन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हु वाज अपॉइंटेड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सो आप एक तरीके से कह सकते हैं फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और या फिर 1858 के एक्ट के तहत कौन वाइसराय बने। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है फर्स्ट वाइसराय थे इंडिया के अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और वो 1858 से 1862 तक वाइसराय रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 14th, what was the role of secretary of state for india under the government of india act 1858। यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या रोल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ब्रिटिश मोनार्क को का रिप्रेजेंटेटिव था, हेड ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज था, या कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी था। आपका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो ब्रिटिश मतलब इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और एक तरीके से एक चीफ अथॉरिटी था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत जो इंडियन अफेयर्स को डील कर रहा था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है इनमें से कौन सा एक्ट या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से रिलेटेड ट्रू है। क्या इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव पावर्स को एक्सपेंड कर दिया था इंडियन काउंसिल्स की, या फिर इंडियन सिविल सर्विसेज को अबॉलिश किया, सेल्फ गवर्नेंस ग्रांट की, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ए है। The government, the Indian Council Act of 1861 expanded the legislative powers of Indian Council, यानी कि इंडियन काउंसिल्स जो थी उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को बढ़ा दिया गया था और उनको अलाउ किया गया कि वो लेजिस्लेशन या गवर्नेंस में इंक्लूड हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट एक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं उसके लिए भी मेन सोर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 माना जाता है। इस पर्पज से भी ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है
कि इस एक्ट के क्या क्या फीचर्स है या मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का। सो आपका करेक्ट आंसर बी है। इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना इसका मेन पर्पस था। और आप देखेंगे कि इस एक्ट के तहत एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया गया जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी दी गई और लिमिटेड सेंट्रल अथॉरिटी दी गई। अब देखिए ऑप्शंस में ये भी था कि ऑटोनॉमी दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको जब चार ऑप्शंस दिखते हैं ना तो चारों करेक्ट लगेंगे कि ये भी था, इसका इसमें ये फीचर है, लेकिन आपसे फीचर नहीं पूछा, उस एक्ट में और क्या क्या हुआ ये नहीं पूछा, मेन पर्पस पूछा है। तो मेन पर्पस क्या था? फेडरल सिस्टम प्रोवाइड कराने का। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जल्दी से बता दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मेन या फिर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट कौन थे? सो आपका करेक्ट आंसर है सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सो सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फॉर्मुलेट करने में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो 1935 के एक्ट के थ्रू ग्रांट की गई उसकी की फीचर्स क्या थे, यानी कि उसकी मेन विशेषता क्या थी, प्रमुख विशेषता क्या थी? चार ऑप्शंस है, फटाफट रीड कीजिए, आंसर बताते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर बी है। क्या विशेषता थी कि इसमें पावर दी गई कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो है लॉज पास भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। सो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी कि ये क्या कर सकते हैं, लॉ पास भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स पर जिन पर उनकी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस वीडियो का। आपको बताना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसने बाई कैमरल लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कौन से लेवल पे किया था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर लेके आए, या म्यूनसिपल गवर्नमेंट में, या विलेज लेवल गवर्नमेंट में? देखिए दो ऑप्शंस तो आप डायरेक्टली ऐसे के ऐसे हटा सकते हैं। फिर हम देखेंगे सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट की बात की जाती है, बाई कैमरल गवर्नमेंट की बात की जाती है। ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। और सेंट्रल लेवल पर ये लोग बाई कैमरल लेजिस्लेचर लेकर आए थे जिसमें दो हाउसेस थे, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इसे हम कहेंगे लोकसभा और इसे हम कहेंगे राज्यसभा। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 20, आपको बताना है रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्या बात की गई इस एक्ट के थ्रू। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, 1909 में जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स हुए थे, जो एक्ट आया था उसमें मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, और आपके 1935 में अदर रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, जैसे क्रिश्चियंस, इंडियन क्रिश्चियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ए। ओके, सो आप जो है कैंडिडेट्स जो भी उनके खुद के रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको वो वोट दे सकते थे। इस तरीके का प्रावधान इस एक्ट के थ्रू लाया गया। यहाँ पर जो है इस वीडियो के भी 10 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं और पार्ट 2 पूरा होता है इस वीडियो का। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट एग्जाम, ऑल द बेस्ट।